वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 67 कार्य तथा ऊर्जा। आज इस वर्कशीट में हम गतिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है। आपको पता है बच्चों, जब कोई वस्तु गति करती है तो वो कार्य कर सकती है। तो अगर कोई वस्तु तेजी से गति करती है वो अधिक कार्य करती है, और कोई वस्तु अगर वही वस्तु धीरे गति करती है तो वो कम कार्य करती है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि जो गतिज ऊर्जा है वो किसी वस्तु की गति के कारण होती है। उदाहरण कौन से हैं गतिज ऊर्जा के? बहता हुआ जल, लुढ़कता या गिरता हुआ पत्थर, चलती हुई कार, बहती हुई हवा, चलती हुई बुलेट की गोली, राइफल से निकली हुई गोली या बहता पानी। सभी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से इसको प्रभावित कर सकते हैं? नंबर 1, वस्तु का द्रव्यमान। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। और दूसरा है वेग, वस्तु का वेग। अगर किसी वस्तु का वेग अधिक है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अगर उसी वस्तु का वेग कम है या किसी वस्तु का वेग कम है तो उसमें गतिज ऊर्जा कम होगी। तो गतिज ऊर्जा को 2 कारक प्रभावित कर सकते हैं, द्रव्यमान और वस्तु का वेग। अब हम गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण जानेंगे। गणितीय समीकरण कैसे? इसका सूत्र का फॉर्मूलेशन या सूत्र को निकालेंगे। माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है v वेग से गति करती है, तो प्रारंभिक u वेग से गति करती है, तो प्रारंभिक वेग उसका u है। एक बल F उस पर कार्य करके a त्वरण से उसके वेग को v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। तो अंतिम वेग उसका v है, v से डिनोट करेंगे, और दूरी जितनी विस्थापित होती है उसको हम s से डिनोट करते हैं। अतः हमने पिछली वर्कशीट में एक सूत्र पढ़ा था, W बराबर F/S। ये हमारा पहला समीकरण है। गति के दूसरे नियम से F बराबर हमने क्या पढ़ा था? ma। तो अगर F की इस वैल्यू को, ma को हम F की जगह रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एक तीसरा समीकरण मिल जाएगा। ये समीकरण क्या बनेगा? W बराबर F की जगह हमने ma लिखा इंटू S। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है? v² - u² बराबर 2as। ये गति का तीसरा समीकरण है। अगर इससे हम s की वैल्यू को निकालें तो s बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? s बराबर v² - u² बटे में 2a। ये 2a जो है इसके नीचे चला जाएगा तो s बराबर आ जाएगा। अब इस s की वैल्यू को अगर हम समीकरण 3 में इस s की जगह रखें तो हमें क्या मिलेगा? W = ma, ये वाला ma इंटू या मल्टीप्लाई गुणा में s। तो s की जगह हम क्या रख देंगे? v² - u² बटे में 2a। तो हमें ये वाला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अगर हम इसको और संक्षिप्त करें तो अगर हम इसे कॉमन निकाल लें, हाफ m ब्रैकेट में v² - u²। और यदि वस्तु आरंभ में विरामावस्था में है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो हमें क्या मिल जाएगा? W बराबर हाफ m v²।
किया गया कार्य बराबर ऊर्जा होती है। कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होते हैं बच्चों। किया गया कार्य को हम ऊर्जा मानते हैं, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या हो जाएगा? ई के इज इक्वल टू 1/2 या हाफ mv²। ई के क्या डिनोट करता है? ई यानी एनर्जी, के यानी काइनेटिक, काइनेटिक यानी गतिज। तो ई के से हम गतिज ऊर्जा को डिनोट करते हैं। ई के इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। यदि वस्तु विरामावस्था में है तो u बराबर 0 होगा, और विरामावस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0। यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जो इसमें गति करते समय है। आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है। दिया क्या क्या है आपको? द्रव्यमान दिया है 10 kg और वेग दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो आप क्या करेंगे? पहले सूत्र लिखेंगे। ई के इक्वल टू हाफ mv²। m की वैल्यू की जगह m की वैल्यू रख देंगे 10, 1/2 10, और v की जगह हम 4 रखेंगे। v² है तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो अगर हम 2 एकम 2 पंजे 10 इसको काट देंगे, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। तो जब 16 और 5 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 80 जूल। उदाहरण नंबर 2, एक कार की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। बल निकालना है इसमें आपको, यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 kg है और द्रव्यमान आपको दिया हुआ है। तो इन्होंने कैसे निकाला है बच्चों? हम 2 वेग के लिए अलग अलग काइनेटिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, और अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को माइनस करके हम किया गया कार्य निकाल सकते हैं। तो हमें दोनों में अलग अलग गतिज ऊर्जा निकालनी होगी। एक बार हमें u की वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी है, और v की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी है। पर यहाँ पे बच्चों एक काम और करना है हमें। किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो हम किससे गुणा कर देते हैं? 5/18 से। तो 5/18 से गुणा करके हमने क्या कर लिया? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। और जब हम अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को माइनस करते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकलता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर क्या होता है? किया गया कार्य। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उसका सूत्र लिखिए। तो बच्चों गतिज ऊर्जा की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसकी परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं। ये आपका आंसर 1 है। गतिज ऊर्जा की परिभाषा और सूत्र क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बराबर आएगा 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों गैराज में कार खड़ी हुई है, अर्थात कार विरामावस्था में है। तो विरामावस्था में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि विरामावस्था में जब कोई वस्तु होती है तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। तो आप आंसर ये भी लिख सकते हैं कि यदि विराम अवस्था में हो तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती, अर्थात 0 होती है। कार गैराज में खड़ी है अर्थात विरामावस्था में है, तो उसमें गतिज ऊर्जा 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो बच्चों यहाँ पर आपको आंसर लिखा हुआ है, गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। ये आपका आंसर 3 है।
गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, ये आंसर 3 है। वस्तु का द्रव्यमान, अधिक द्रव्यमान होगा तो अधिक गतिज ऊर्जा होगी। वस्तु का वेग, अधिक वेग होगा तो अधिक गतिज ऊर्जा होगी। अर्थात द्रव्यमान और वेग के समानुपाती होती है। द्रव्यमान बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। वस्तु का वेग बढ़ेगा तो भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो ये दोनों, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग, गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगले 2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल दिए हैं, छोटे छोटे गणित दिए हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड से गति करती हुई एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हमने वेग को क्या कर दिया? 2 गुना। तो गतिज ऊर्जा, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आपकी कितनी दी हुई है? यहाँ पर आपको प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 25 जूल दी हुई है। हमें गतिज ऊर्जा का सूत्र से पता चलता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? E के इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर m कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, और ये भी फिक्स है। तो अगर हम इन दोनों को अलग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? E जो है, गतिज ऊर्जा जो है वो v² के समानुपाती होती है। तो जब वेग 2 गुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? वेग पहले आपका 1 माने हम, तो अगर हमने वेग को 2 गुना कर दिया तो v² होता है, तो 2 का स्क्वायर गुणा में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है आपकी? 25, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? 100 जूल। अर्थात वेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगर हम वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? 4 गुनी। 25 का 100 जो है वो 4 गुना है। यहाँ पर आप रेशो भी निकाल सकते हैं बच्चों, 25:100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये 4 गुना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी न्यूमेरिकल है। एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो बल द्वारा किया गया कार्य को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हमें 2 वेग दिए हुए हैं, तो दोनों वेग को अलग अलग रख के हम किए गए कार्य को निकालेंगे। तो यहाँ पर पहली बार हम वेग की जगह u की वैल्यू रख देंगे और दूसरी बार हम वेग की जगह v की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जब हम e के इक्वल टू हाफ, ये प्रारंभिक है, e(k1) जिसको मैंने नाम दिया है, प्रारंभिक वेग कितना निकलेगा? 250 जूल, क्योंकि हाफ mv², m की वैल्यू आपको दी है 20 kg। यहाँ पर 20 kg, जो 2 एकम 2, 2 दाम 20, 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 10 गुणा 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 250 जूल। जब हम अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो उसमें हम v की वैल्यू कितनी रख देंगे? 2 मीटर प्रति सेकंड। तो जब हम 2 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे तो कितनी निकलेगी ये वैल्यू? तो ये वैल्यू निकलेगी 1/2 इंटू 20 और 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 20 को 2 से हम काटेंगे तो 10 आ गया। 10 गुना 4 बराबर 40 जूल। तो ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, और ऊपर जो हमने 250 जूल निकाली ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। आपको पता है किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे करेंगे हम? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये अंतिम गतिज ऊर्जा है और ये e(k1) प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो जब हम e(k2) में से e(k1) को घटाएंगे तो 40 माइनस 250 बराबर, आंसर क्या आएगा आपका? -250 जूल। माइनस साइन क्या शो करता है? गाड़ी की गति धीरे हो रही है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।